स्टेट कर रहे हैं, देश का हिस्सा है, अरुणाचल हो या फिर जब भी हम तिब्बत से अपने रिश्ते बनाते हैं तो उसमें चाइना मुखर होकर सामने आता है। क्या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अरुणाचल प्रदेश में जाना चाइना को इतना खल रहा है? देखिए, सीधी सी बात है कि मैं तो साफ तौर पे कहूंगा कि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी अरुणाचल प्रदेश जाएं और उस पर आपत्ति हो चाइना को, और उस आपत्ति पर हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मेरे लिए दुर्भाग्य का ये क्षण है। मेरे लिए दुर्भाग्य की बात यह है, हम सब के लिए, एक एक नागरिक के लिए, हमारे उपराष्ट्रपति के जाने पे आपको ऐतराज है? क्या बना के रख दिया हमने अपनी डिप्लोमेसी को? मैं बार बार कहता हूं कि लाल आंखें आप किसानों को दिखा सकते हैं, लेकिन सरहद पे जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए हुए, आपकी वार्ता फेल हो रही है, सदन तक कुछ पता नहीं रह चलता है। और बार बार मैं कहता हूं कि कुछ भी सीखना हो तो सीखो जवाहरलाल नेहरू से। 62 में हम युद्ध के मध्य थे, लेकिन लगातार दिनों तक चर्चा हुई और नेहरू जी नोट्स लेते रहे, अपने आलोचना का नोट्स लेते रहे। वो आपको जज्बा अपने अंदर पैदा करना होगा और एक सख्त संदेश देना होगा, लाल आंख, उससे कम कुछ नहीं। सर, अरुणाचल पुराना विषय है, हम डोकलाम देख चुके हैं, हम लद्दाख देख चुके हैं, हम तिब्बत देख रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में भारत एशिया में, सेंट्रल एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में अपने आप को बड़ा देश मानता है, डिप्लोमेसी में अपने आप को मजबूत मानता है। किस तरीके की डिप्लोमेसी? नहीं, मैं दो चीज में फर्क करना चाहूंगा यहाँ। हमारे जवान शहादत देते हैं, उनकी प्रतिबद्धता विपरीत परिस्थितियों में भी कभी शक के दायरे में नहीं आई, लेकिन वो जो शहादत सवाल छोड़ के जाती है ना, उस पर काम करना होता है डिप्लोमेटिक विंग को। दुख के साथ कहता हूं कि चाइना के बरक्स मैं अपनी डिप्लोमेसी को ट्रायल बैलून स्टेज से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहा हूं, और ये सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि सरकारें आती जाती हैं, देश का मान और मर्म सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सर, बॉर्डर इशू से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल यह है कि जीरो टॉलरेंस टेररिज्म को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ के पास अब ये पावर हो गई है कि पंजाब या फिर उससे सटे हुए सीमा 50 किलोमीटर तक वो यूनिफॉर्म में अपनी पेट्रोलिंग और सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिए, मुझको बवाल इसलिए है कि राज्य सरकार इसको सही नहीं मैं उन तमाम असहमति के स्वर के साथ हूं जिनका ये मानना है कि ये इंक्रोचमेंट है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट में नहीं है। इसको अगर गौर से देखिए तो ये कहीं ना कहीं हस्तक्षेप का मामला बनता है। एक तो सारी एजेंसीज के पॉलिटिसाइजेशन से हम सब वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से आप इस तरह की जब पहलकदमी करते हैं ना, तो स्टेट्स के जो राइट्स हैं उसमें आप एनक्रोच कर रहे हैं। मैं जानता हूं ये टेम्पटेशन बहुत बड़ा है इनके साथ, लेकिन कभी मेजॉरिटी के रहने के बावजूद भी इस तरह के लालच से बचना चाहिए। तो आपका मानना यह है कि ये पॉलिटिकल एक टूल्स है केंद्र सरकार की तरफ? मेरा सीधे तौर पे मानना है कि केंद्र सरकार को इस तरह की पहलकदमी से, उसके लोभ से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो स्टेट्स के राइट की टेरिटरी है, जो पूरा का पूरा एक पैराडाइम है हमारा, उस पैराडाइम के मानस को क्षति पहुंचाता है। सर, बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में फिर से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और ये बताया जाता है कि जेईएम एक ऐसी आतंकवादी संगठन है, वो बहुत वहाँ पे एक्टिव है। क्या आपको लगता है कि आर्टिकल 370 के बाद से स्थिति जो सुधरने की कगार पे थी, अब वो उसका कुछ और परिणाम दिख रहा है कश्मीर में? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहना चाहूँगा कि कश्मीर में नॉर्मैलिटी है, ये दिल्ली के नॉर्थ साउथ ब्लॉक में बैठ करके नहीं कहा जा सकता। सिर्फ आप यहाँ तुरही बजाते हैं और ज़मीन पे हालात कुछ और हैं। बड़ी बड़ी नॉर्मैलिटी है। हमारे बिहार का वीरेंद्र पासवान मर गया नॉर्मैलिटी में, वो स्कूल की प्रिंसिपल मर गई, हत्या हो गई उसकी। उनके घर जाके बताइए कि हमने आपको 370 मुक्त नॉर्मल कश्मीर दिया। उन जवानों से पूछिए जिनकी शहादत हुई 2 दिन पहले। मेरा सीधे तौर पे मानना है कि जो मैंने तो सदन के अंदर जयप्रकाश जी की चिट्ठी पढ़ के सुनाई थी, मैं आग्रह करूंगा अभी भी माननीय गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि जयप्रकाश जी की नेहरू जी के नाम और इंदिरा जी के नाम लिखित चिट्ठियों को पढ़िए। आपको कश्मीर के मानस को समझने में मदद मिलेगी, उस जमीन को समझने में मदद मिलेगी और इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। एक आखिरी सवाल है लखीमपुर खीरी से। किसान के घर पर विपक्षी नेता गए, बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजनीति कर रहे हैं। अब जो लोग मारे गए रिएक्शन में, उनके घर पे बीजेपी के नेता और स्टेट के मंत्री जा रहे हैं।
क्या आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल टूल्स है, ये मेरा वो तेरा? नहीं, मेरा सीधे तौर पे मानना है अगर वो वहाँ गए ठीक किया उन्होंने। जैसे प्रियंका जी गई थी, वो वहाँ भी मिलना चाहती थी, तो उनको पुलिस ने बता दिया कि वो लोग आपसे नहीं मिलना चाहते हैं। बाद में परिवारों की ओर से आया कि नहीं, हम मिलना चाहते हैं। मौत कोई भी हुई, वो नरसंहार था। उस नरसंहार में किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई थी। मौत किसी की भी हुई हो, किसी न किसी घर का चिराग खोया। मैं समझता हूं कि उसको उसी नजरिए से देखना चाहिए और इस पर अनावश्यक टिप्पणी भी उचित नहीं है। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले दंगा जायज है, किसान का राइट्स जायज है, या उनका मारना जायज है? क्या यूपी चुनाव कभी सही सलामत अंडर लॉ एंड ऑर्डर के तहत नहीं हो सकता? नहीं, वो तो कई चुनाव नहीं हो रहे हैं इस देश में। हम थाली के साइज पे वोट नहीं कर पा रहे हैं, चर्चा ही नहीं होती है। हम बेरोजगारी जो 5-6 दशक में चरम पर है, उस पर चर्चा नहीं होती है। अक्सर चर्चा किन बात है? कोविड में हजारों लाशें उसी उत्तर प्रदेश में बह रही थी, अनअकाउंटेड डेथ, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा होती है कौन सी मूर्ति कितनी लंबी होगी। ये हम भूल जाते हैं कि कोई भी देश मूर्ति के साइज से, मस्जिद के साइज से, मंदिर के साइज से नहीं जाना जाता है। सूचकांक पे, मानवीय सूचकांक पे आप कहाँ खड़े हैं? तो जाहिर है ये हमारे राजनीति के एक तरह से अवसान का काल है और ये चिंता सबकी होनी चाहिए, उनकी भी जो इस राजनीति से चुनाव जीतते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।